मुझे ऐसा महसूस होता है कि किसी ने अपना हाथ मेरे पैरों पर रख दिया है और मुझे नीचे की तरफ खींच रहा है। ऊपर टेरिस से कम 100 लोगों के भागने की आवाज आती है। सीढ़ियों से किसी के कदमों की आवाज सुनाई देने लगती है, जैसे कि कोई इंसान ऊपर चढ़ रहा है और उन सीढ़ियों से वापस उतर रहा है, फिर ऊपर चढ़ रहा है और वापस उतर रहा है। तो मैं सबको बताता हूँ कि जो पापा ने ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था उसको कोई खींच रहा था, लेकिन जो खींच रहा था वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो घर में घुसते ही बोलते हैं कि इस घर में किसी का वास है। अगर तुझे ऐसा लगे कि वो आवाज तेरे काफी ज्यादा नजदीक आ रही है और ऐसा लगे कि कोई तेरे पीछे से भागते हुए आ रहा है, तो तुझे वहीं पर रुक जाना है और इस नींबू को वहीं पर निचोड़ देना है। अगर गलती से ये नींबू नीचे गिरा तो तुझे अपने कदम नहीं बढ़ाने हैं। अगर तू कदम बढ़ाएगा तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये स्टोरी मेरी खुद की है और ये सब मेरे साथ जब हुआ था जब हम नाना जी के वहां गए हुए थे। ये बात है आज से 2 साल पहले की, जब नाना जी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही थी। तो हम नाना जी से मिलने के लिए उनके घर जाते हैं और गांव पहुंचकर हम सब बैठे होते हैं और नाना जी से बात कर रहे होते हैं। तो जिस टाइम पर हम नाना जी से बात कर रहे थे तो वैसे ही बात करते करते नाना जी की तबीयत एकदम से बिगड़ने लगती है। अचानक उनकी चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। ये देखकर हम सब काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तो पापा एक काम करते हैं, नाना जी को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और हॉस्पिटल जाकर नाना जी के सारे टेस्ट कराते हैं। लेकिन जब टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो थोड़ा सा हम शॉक हो जाते हैं कि रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया था, ना ही उसमें कोई चेस्ट में पेन दिखाया था, ना ही कुछ भी दिखाया था। तो डॉक्टर हमें बोलते हैं कि यार इसमें तो कुछ भी नहीं है, इनको कुछ भी नहीं है, आई थिंक वैसे ही दर्द हो गया होगा। लेकिन यहाँ पर शॉक होने वाली बात तो ये थी कि इतनी तेज दर्द, वो भी ऐसे ही, मतलब हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। तो फिर उसके बाद हम जो है नाना जी को लेकर घर वापस आ जाते हैं। उसी दिन की शाम को मामा जी खाना लेने के लिए रसोई में घुसते हैं और खाना लेकर वो रसोई से बाहर आ ही रहे थे। जैसे ही वो रसोई से अपना पहला कदम बाहर रखते हैं वैसे ही उन्हें महसूस होता है कि मतलब उनकी छाती पर कुछ भारी भारी सा लगने लगा था उन्हें, मतलब कि कुछ अजीब सा हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने कुछ भारी सामान उनकी चेस्ट पर रख दिया हो। तो मामा जी ये बात नानी जी को बताते हैं और नानी जी मामा जी को बोलती है कि तू एक काम कर, मंदिर में जाकर हाथ जोड़ ले और वहां पर जो टीका रखा हुआ है उसे अपने माथे पर लगा लेना। तो मामा जी मंदिर में हाथ जोड़ते हैं। हाथ जोड़ने के बाद उस टीके को माथे पर लगा लेते हैं। तो मामा जी को थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है कि जैसे कोई वजन उनकी चेस्ट से हटाकर कहीं और रख दिया हो। उन्हें काफी हल्का महसूस होने लगता है। रात के अराउंड 11:30 बजे थे। मैं ऊपर वाले कमरे में जाकर अपनी वीडियो को शूट कर रहा था। अपनी वीडियो शूट करके मैं वापस नीचे आता हूँ और नीचे आकर देखता हूँ कि सब सोए हुए हैं। तो मैं भी एक बेड पर जाकर लेट जाता हूँ और जैसे मैं उस पर बेड पर लेटता हूँ मैं अपनी जो मैंने शूट की थी वीडियो को मैं उसको देखने लगता हूँ। तो जब मैं उस वीडियो को देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि बेड के साइड में कोई वहां पर आकर लेटा है और लेटने के बाद मुझे ऐसे कर रहा है, मतलब कि ऐसे बुला रहा है मुझे कि इधर की तरफ देख। तो मतलब कि उस टाइम पे कमरे में अंधेरा था तो मैं देख नहीं पाया था। तो मैंने अपने फोन की टॉर्च जलाई और फिर मैं देखता हूँ कि कौन है साइड में, लेकिन वहां पर साइड में कोई भी नहीं था। तो ये देखकर मैं थोड़ा सा शॉक हो जाता हूँ कि यार मतलब ऐसा कैसे हुआ। फिर उसके बाद मैं अपने फोन की टॉर्च बंद कर लेता हूँ और दोबारा लेटकर अपनी वीडियो को देखने लगता हूँ। देन उसके थोड़ी देर बाद ही मुझे ऐसा महसूस होता है कि किसी ने अपना हाथ मेरे पैरों पर रख दिया है और मुझे नीचे की तरफ खींच रहा है। तो मतलब कि मैं उस टाइम काफ़ी ज़्यादा डर गया था और मतलब मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं फ़ोन की टॉर्च जलाकर देखूं कि वहाँ पर कौन है। लेकिन मतलब कि थोड़ा ये भी था कि यार सामने मेरी मम्मी सोई हुई थी, देन राइट साइड में नाना जी सोए हुए थे। मतलब कि वो बेड पर नहीं थे, सामने एक खाट बिछी हुई थी। गांव में आपको पता होगा कि खाट पर सब लोग सोते हैं। तो सामने एक खाट बिछी हुई थी, साइड में मेरे नाना जी खाट पे सोए हुए थे। देन सामने जो मतलब कि उस कमरे के बाहर सामने गेट के बाहर एक गैलरी थी, वहाँ पर मेरे पापा जी सोए हुए थे। तो मैं थोड़ा सा उनसे ये था कि भाई मतलब कि ये साथ में ही अगर कुछ होता है तो मैं चिल्ला दूंगा एकदम से। तो मैं फिर मतलब कि थोड़ी सी हिम्मत करके मैं टॉर्च ऑन करता हूँ और वहाँ देखता हूँ कि यार कोई भी नहीं है। तो जैसे ही मैं टॉर्च ऑन करता हूँ तो मतलब कि मैं इधर उधर हाथ भी मारता हूँ कि मतलब शायद कुछ वैसे ही कुछ लग रहा होगा। तो लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं होता। जब मैं हाथ मारता हूँ तो बेड में से मतलब आवाज़ आती है, जैसे कि हम किसी चीज़ पे मारते हैं तो आवाज़ आती है। तो उसकी वजह से ना मम्मी की आँख खुल गई थी, मतलब मम्मी जाग गई थी नींद से। तो मम्मी मेरे से पूछती है कि क्या हुआ, तूने फ़ोन की टॉर्च क्यों जलाई हुई है। तो मैं सोचता हूँ कि यार क्या ही बताऊँ, कुछ है ही नहीं तो मैं क्या बताऊँ मम्मी को। तो मैं बोलता हूँ मम्मी कुछ नहीं, आप सो जाओ आराम से। तो उसके बाद मैं भी फिर लेट जाता हूँ और फिर उसके थोड़ी देर बाद अचानक से ऊपर टेरिस से कम 100 लोगों के भागने की आवाज़ आती है। ये आवाज़ सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा सहम जाता हूँ कि यार ये क्या हो रहा है।
फिर उसके थोड़ी देर बाद सीढ़ियों से किसी के कदमों की आवाज सुनाई देने लगती है, जैसे कि कोई इंसान ऊपर चढ़ रहा है और उन सीढ़ियों से वापस उतर रहा है, फिर ऊपर चढ़ रहा है और वापस उतर रहा है। मैं काफी ज्यादा डरा हुआ था, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बाहर जाकर देखूं, लेकिन वैसे ही मुझे लग जाती है। लगने के बाद वो इतनी जोर से लगी थी कि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद मैं सोचता हूँ कि यार जो होगा देखा जाएगा, मैं चल देता हूँ। तो भाई मैं मतलब कि जैसे ही मैं अपने बेड से उतरता हूँ, उतरने के बाद जैसे ही मैं अपना पहला कदम रूम से बाहर रखता हूँ, वैसी ही वो आवाज़ बंद हो जाती है। और फिर उसके बाद मतलब कि मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि वो आवाज़ बंद हो गई। मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैं सोच रहा था कि यार मैं जाऊँ या ना जाऊं, लेकिन मुझे इतनी जोर से लगी थी कि भाई मुझे जाना ही था। तो मैं धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ जाने लगता हूं, लेकिन वहां पर एक डर की बात यह भी थी कि वॉशरूम के साइड से ही वो सीढ़ियां जा रही थी। तो मैं क्या करता हूँ, वॉशरूम जाने से पहले ही उन सीढ़ियों की तरफ देखने लगता हूँ और मैं अपनी गर्दन ऊपर करके देखता हूँ उन सीढ़ियों पे कि वहां पर कोई है तो नहीं, लेकिन वहां पे यार कोई भी दिखाई नहीं देता। ये देखकर मैं और ज्यादा डर जाता हूँ और ऊपर जाने की मेरी हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि उन सीढ़ियों पर पूरा अंधेरा था। तो मैं जल्दी से जल्दी टॉयलेट करता हूं और फिर उसके बाद वापस अपने रूम में आ जाता हूं। और यहाँ पर एक घबराने वाली बात तो ये थी कि जैसे ही मैं अपना पहला कदम रूम के अंदर रखता हूँ, वो सीढ़ियों पर से कदमों की आवाज आनी फिर से स्टार्ट हो जाती है। और फिर मैं जैसे ही बेड पर लेटता हूँ, वैसे ही नाना जी की चेस्ट में फिर से पेन होने लगता है। नाना जी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। वैसे ही सभी नाना जी के पास आते हैं और नाना जी को मम्मी दवाई देती है। फिर उसके 10 मिनट बाद नाना जी को रिलैक्स फील होता है, नाना जी का दर्द कम होने लगता है। लेकिन उससे इस चीज से मुझे ये तो समझ आ गया था कि इस घर में कोई तो है जिसकी वजह से नाना जी को ये चेस्ट में पेन हो रहा है, जो सबको परेशान कर रहा है। तो फिर ये सारी बातें मैं मम्मी को बताता हूँ। मम्मी बोलती है कि हम एक काम करेंगे, सुबह एक पंडित जी को बुलाएंगे और उनको बोलेंगे, ये सारी बातें बताएंगे और उनसे इस घर में एक हवन करा लेंगे। तो फिर ये सारी बातें हम डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने के बाद अपनी अपनी जगह पर जाकर लेट जाते हैं। लेकिन मैं अभी भी काफी ज्यादा डरा हुआ था और ये सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी जो अभी तक हुआ था, जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आती है। और फिर मेरी नजर पापा पर जाती है और मैं कुछ ऐसा देखता हूँ जिसे देखने के बाद मेरी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। मैं देखता हूँ कि जो पापा ने ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था उसे कोई नीचे से पकड़कर खींच रहा है। ये देखकर मैं काफी ज्यादा घबरा जाता हूँ और पापा पापा चिल्लाने लगता हूँ। वैसे ही सभी घर वाले उठ जाते हैं और मुझसे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो मैं सबको बताता हूँ कि जो पापा ने ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था उसको कोई खींच रहा था, लेकिन जो खींच रहा था वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखने के बाद नाना जी एक पंडित जी को कॉल करते हैं और उनको बुलाते हैं। रात के अराउंड 2 बजे हुए थे जब पंडित जी हमारे घर में आए थे। तो वो घर में घुसते ही बोलते हैं कि इस घर में किसी का वास है। ये बात सुनकर हम काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और पंडित जी को रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि हमारे साथ काफी सारी चीजें हो रही हैं, तो प्लीज इन सब चीजों को बंद करिए। तो पंडित जी बोलते हैं कि जो जहां पर लेटा हुआ था वहीं जाकर लेट जाए और कमरे की और इस घर की सारी लाइटें बंद कर दे। इस कमरे में पूरा अंधेरा होना चाहिए, कहीं से भी कोई भी रोशनी नहीं आनी चाहिए। तो जैसा पंडित बोलते हैं हम वैसा ही करते हैं। घर में पूरा अंधेरा कर देते हैं और जहां पर जो लेटा हुआ था वहां पर लेट जाते हैं। फिर उसके बाद जब पंडित जी अपने मंत्र बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे जिस चुड़ैल का इस घर में वास था वो कभी कभी मेरे ऊपर आ रही है, कभी मेरे साइड में आ रही है, कभी मेरे सामने आ जा रही है और कभी बेड के नीचे घुस जा रही है। तो ये देखकर भाई मैं काफ़ी ज़्यादा सहम गया था। मतलब कि मेरी आवाज़ तक नहीं निकल रही थी कि मैं किसी को बोलूं, क्योंकि पंडित जी ने बोला था कि कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। पंडित जी के जो मंत्र थे वो मेरे कानों में सुनाई दे रहे थे और अचानक से पंडित जी मंत्र बोलना बंद कर देते हैं और एकदम से जब पंडित जी मंत्र बोलना बंद करते हैं तो वहां से कुर्सी के हिलने की आवाज आती है। फिर पंडित जी बोलते हैं कि अब तुम सब लाइट जला सकते हो। तो लाइट जलाने के बाद पंडित जी मामा जी को अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं कि ये जो चीज मैं तुझे दे रहा हूँ इसको तुझे किसी भी चौराहे पर रख कर आना है, और जब तू इस चीज को चौराहे पर रखेगा तो जब तू घर वापस आ रहा होगा तो तुझे पीछे से कोई आवाज आएगी, तो तुझे पीछे की तरफ नहीं देखना है। और जो मैं तुझे ये आधा कटा हुआ नींबू दे रहा हूँ, अगर तुझे ऐसा लगे कि वो आवाज़ तेरे काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ रही है और ऐसा लगे कि कोई तेरे पीछे से भागते हुए आ रहा है, तो तुझे वहीं पर रुक जाना है और इस नींबू को वहीं पर निचोड़ देना है। अगर गलती से ये नींबू नीचे गिरा तो तुझे अपने कदम नहीं बढ़ाने हैं। अगर तू कदम बढ़ाएगा तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मामा जी पंडित जी की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं।
तो पंडित जी मामा जी को बोलते हैं कि घबराने की बात नहीं है, अगर बाई चांस ये नींबू नीचे गिरा तो मुझे पता चल जाएगा, तो मैं तेरे पास आ जाऊंगा और फिर मैं तुझे घर वापस ले आऊंगा। तो मामा जी बिल्कुल सही तरीके से वो काम करके आ जाते हैं। मामा जी को आवाजें भी सुनाई देती है, लेकिन मामा जी उन पर ध्यान नहीं देते और जल्दी जल्दी आकर घर वापस आ जाते हैं। फिर उसके बाद पंडित जी हमें बताते हैं कि जब ये घर बना था तो उस टाइम पे ये घर 2-3 महीने के लिए खाली रहा था, जिससे इस घर में अंधेरा था, इस घर में कोई भी लाइट नहीं जलती थी, जिसकी वजह से इन आत्माओं ने इस घर में वास कर लिया था। जिस घर में लाइट नहीं जलती है उस घर में ये आत्माएं वास कर लेती हैं, रहने लगती है। तो जब भी रात को घर सुनसान रहे तो घर में एक लाइट जरूर जला कर रखना। फिर उसके अगले दिन से सब कुछ सही हो गया था, नाना जी भी बिल्कुल हेल्दी हो गए थे और वो आवाजें भी आनी बंद हो गई थी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपके साथ भी कोई हॉरर इंसिडेंट हुआ है जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहां पे आकर हमें वो बता सकते हो, जिससे कि वो स्टोरी हम सबको शेयर कर सके। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।